नमस्कार। उत्तर प्रदेश के सियासत की घटनाओं के इस कार्यक्रम राजनीति में हम आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े वो किस्से बताएंगे जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत पर अपना असर डाला, अपना प्रभाव डाला और जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत को नई दिशा और नई दशा दिया। आज के इस अंक की शुरुआत हम 29 साल पीछे की राजनीति की एक घटना से करेंगे। 29 साल पीछे, साल 1992। ये वो साल था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नेता तेजी से उभर कर आ रहा था। ये नेता था चौधरी चरण सिंह का शिष्य, नाम था मुलायम सिंह यादव। इसी साल इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, नाम समाजवादी पार्टी। साथ ही यही वो साल था जब अयोध्या में बाबरी ढांचे को ढहाया गया, जिसके बाद रातों रात मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के अगुआ बनकर उभरे थे। नतीजा, जब चुनाव हुआ तो मुसलमान वोट एक तरफ गए और सारे के सारे वोट मिले समाजवादी पार्टी को। ठीक एक साल बाद, साल 1993, उस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसने कई ऐसे समीकरणों को जन्म दिया जिसने राजनीति में एक नया अध्याय लिखा। दो धुर विरोधी विचारधाराओं वाले दल एक साथ आए। कारण था राम मंदिर आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश की भगवा हो चुकी राजनीति के रंग को मिटाना। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आकर के चुनावी मैदान में उतरे। उस समय मुलायम सिंह यादव सपा के सुप्रीमो हुआ करते थे, तो बसपा के सुप्रीमो थे काशीराम। मुलायम सिंह यादव और काशीराम के बीच गठबंधन हुआ। उत्तराखंड जो था वो उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और विधानसभा की सीटें थी 422, जिसमें 256 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी, तो वहीं 164 सीटों पर बसपा चुनाव मैदान में उतरी। जब नतीजे आए तो सपा के खाते में 109 सीटें आई थीं, तो वहीं 67 सीटों पर बसपा को जीत हासिल हुई थी। ये दोनों का जोड़ वो आंकड़ा था जो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त था। सरकार बनी सपा और बसपा की मिलीजुली और सत्तारूढ़ हुए मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 12वीं विधानसभा का ये चुनाव था। सरकार चलने लगी। बसपा के समर्थन से बनी थी सरकार, पर बसपा सरकार में सम्मिलित नहीं हुई। बसपा ने सरकार को बाहर से समर्थन दे रखा था। उस समय केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर देश में जाने जाते थे अटल बिहारी वाजपेयी। सपा और बसपा के इस गठबंधन ने देश के शीर्ष नेताओं की पेशानी पर बल डाल दिए। खलबली शुरू हुई और साथ ही शुरू हुआ राजनीति का नया दौर, राजनीति का रण। कुछ ही समय बाद बसपा की भाजपा से नज़दीकियों की खबरें आने लगीं। अटल बिहारी वाजपेयी और काशीराम के बीच बातचीत हुई। फिर उसके बाद समय का चक्र आगे बढ़ा। बसपा की मायावती ने समाजवादी पार्टी की सरकार से अपने समर्थन वापसी की घोषणा कर दी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार अल्पत में आ गई। 2 जून साल 1995, ठीक एक दिन पहले बसपा ने समर्थन वापसी की घोषणा की थी, जिसके बाद अल्पमत में आई मुलायम सिंह यादव की सरकार। जोड़ तोड़ की राजनीति की शुरुआत हुई। किसी भी हाल में मुलायम सिंह यादव सत्ता की डोर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। तमाम कोशिशें हुई पर उसके बाद भी दाल नहीं गली। दरअसल उस वक्त उत्तर प्रदेश में राज्यपाल थे मोतीलाल वोरा। मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि उन्हें अपना बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए, पर राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद उसी के ठीक उलट जो अपनी पार्टी और विधायकों को बचाने का दौर शुरू हुआ। बसपा की मायावती ने उस समय मीराबाई स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में अपने विधायकों की एक बैठक की, जिसमें समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक भी वहां पर आए थे। ये खबर तेजी से फैली। मुलायम सिंह यादव के तक ये बात पहुंची, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों तक ये बात पहुंची, जब गेस्ट हाउस के कॉमन हॉल में बैठक खत्म होने के बाद मायावती अपने चुनिंदा लोगों के साथ कमरा नंबर 1 और 2 के सेट में पहुंची। कमरा नंबर 1 में थी मायावती और उनके कुछ विश्वस्त लोग, और साथ ही कमरा नंबर 2 में कुछ और विधायक मौजूद थे।
उसी समय समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक और कार्यकर्ता, जिनकी संख्या लगभग 200 के आसपास थी, उन्होंने गेस्ट हाउस पर धावा बोला, कॉमन हॉल में पहुंचे, तमाम कई तरीके के नारे लगे, अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ। एक ऐसी भाषा का उस दिन इस्तेमाल किया गया जो भाषा न तो कहीं से संसदीय थी और न ही मर्यादित, जिसने सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया गया। जाति सूचक शब्द से लेकर तमाम तरीके की गाली गलौज हुई और फिर जब कॉमन हॉल में समाजवादी पार्टी के विधायक और उसके कार्यकर्ता पहुंचे तो दौर शुरू हुआ लात और जूते का। बसपा के विधायकों और उनके कार्यकर्ताओं की देह नीली कर दी गई। इसके बाद फिर कई विधायकों को घसीट करके बाहर लाया गया। उस समय राज बहादुर के नेतृत्व में जो बसपा का विद्रोही दल था उसके साथ सम्मिलित करने के लिए, ताकि ये विधायक उस पत्र पर दस्तखत कर सकें जो मुलायम सिंह यादव की सरकार को बचाने के लिए संजीवनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, मुलायम सिंह यादव के समर्थन में अपना पत्र दें। कई विधायकों ने उस पर दस्तखत किए, कईयों ने अंगूठे लगाए और कईयों ने तो डर के मारे सादे पन्ने पर ही दस्तखत करके दे दिया था। इसके बाद तमाम तरीके के चीज़ें शुरू हुई, तमाम घटनाएं हुई, गाली गलौज चली, मारपीट चली। फिर जो समाजवादी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता थे उन्होंने कॉमन हॉल के बाद कमरा नंबर 1 पर धावा बोल दिया। कमरा नंबर 1 में मायावती मौजूद थीं, दरवाज़ा बंद किया गया। आर.के. चौधरी उस वक्त अपने जो उनका सुरक्षाकर्मी था उसके साथ वहां पर पहुंचे और उन्होंने मायावती को दरवाज़ा न खोलने की हिदायत दी। दरवाजे की कुंडी के बंद करने के अलावा वहां पर मौजूद मेज और कुर्सियां भी दरवाजे के साथ लगा दी गई, ताकि जो समाजवादी पार्टी के जो लोग वहां मौजूद थे, यदि वो दरवाज़ा तोड़ भी दें तो भी दरवाज़ा न खुल पाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही, दरवाजे पर दस्तखत हुई, दस्तक होने लगी, तमाम दरवाज़ा पीटा जाने लगा और दरवाज़ा हिलने तक लगा, पर उस वक्त तो दरवाज़ा खुल नहीं पाया। उसी समय 2 पुलिसकर्मी, जिनको ये माना जाता है कि यदि उस समय ये उपस्थित न होते तो शायद मायावती के साथ बहुत कुछ हो सकता था या शायद उनकी जान भी जा सकती थी। ये पुलिसकर्मी थे उस वक्त के हजरतगंज थाने के एसएचओ विजय भूषण और एसएचओ वीआईपी सुभाष सिंह बघेल। इन्होंने अपने कुछ सिपाहियों के साथ पंक्तिबद्ध कतार में खड़े होकर समाजवादी पार्टी के विधायकों और उनके कार्यकर्ताओं को बमुश्किल पीछे ढकेला, जिससे उस समय कुछ देर के लिए स्थिति संभाली जा सकी। ये भी कहा जाता है कि उस वक्त के जो एसएसपी थे ओपी सिंह, वो भी घटनास्थल पर मौजूद थे, पर वो केवल एक मूक दर्शक थे और किनारे खड़े होकर के सिगरेट पी रहे थे। कारण ये था कि ऊपर से आदेश था, सरकार का सीधा आदेश था कि इस मामले में हस्तक्षेप न किया जाए। इसके अलावा इसमें सरकार के फेवर में लोगों के होने का एक उदाहरण ये भी है कि गेस्ट हाउस पर ज्यों ही हमला हुआ उसी समय गेस्ट हाउस की बिजली और पानी का कनेक्शन अचानक काट दिया गया। ये वो बातें हैं जो साफ साफ ये साबित करती हैं कि किस तरीके से उस वक्त प्रशासन ने सत्तारूढ़ दल के इशारे पर काम किया था। बहरहाल जिस समय ये सारी घटनाएं हो रही थीं, अचानक से उस समय वहाँ पर मीडिया की भी भरमार थी। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एक नेता थे ब्रह्मदत्त, वो उनके पास जब ये खबर पहुँची तो वो वहाँ पर पहुँचे, जो एक नेता होने के पहले आरएसएस के कार्यकर्ता थे और कहा जाता है कि वो लाठी चलाने में बेहद माहिर हुआ करते थे। एक लाठी के सहारे उस समय वो उन कार्यकर्ताओं से भिड़े और किसी तरीके से मायावती को बचाकर वहां से गेस्ट हाउस के बाहर लाने में कामयाब रहे। हालांकि बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो उस समय जो वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान के हवाले से बीबीसी ने लिखा है कि ये घटना सही नहीं है, ब्रह्मदत्त तिवारी के बदौलत नहीं, बल्कि मायावती को बचने का सबसे बड़ा कारण वहाँ उपस्थित मीडिया थी, जिसको समाजवादी पार्टी के लोगों ने बाहर करने की पुरजोर कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो पाए और मीडिया की बदौलत उस वक्त मायावती को बचाया जा पाया था। हालांकि इससे इतर मायावती के जीवन पर किताब लिखने वाले जो अजय बोस लेखक हैं, उन्होंने बहन जी नाम से एक मायावती की आत्मकथा लिखी है।
उसमें जो जिक्र किया गया है उसमें ब्रह्मदत्त द्विवेदी की घटना का जिक्र है और उसमें ब्रह्मदत्त द्विवेदी की घटना का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने उनको बचाया। मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी को अपना भाई मानती थीं। गाहे बगाहे वो ये कहा करती थीं कि जिस वक्त हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें हमें छोड़ दिया था उस वक्त हमारे ब्रह्मदत्त द्विवेदी भाई ने हमें बचाया था। इतना ही नहीं, पूरे जीवन भारतीय जनता पार्टी के विरोध की राजनीति करने वाली मायावती ने कभी ब्रह्मदत्त द्विवेदी का विरोध नहीं किया, बल्कि फर्रुखाबाद की सीट पर वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी के लिए चुनाव प्रचार किया करती थीं, उनके लिए वोट डालने की अपील किया करती थीं। कुछ समय के बाद जब उन्हीं गुंडों ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी की गोली मार करके हत्या कर दी थी, तब मायावती वहाँ पहुँची और अपने स्वभाव के विपरीत ये कहा जाता है कि वो वहाँ फूट फूट कर रोई थीं। इसके बाद जब चुनाव में उनकी पत्नी ब्रह्मदत्त द्विवेदी की पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा गया तो मायावती ने ना ही उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा, बल्कि उन्होंने खुल करके और उनके लिए अपील की, ये कहते हुए कि जिस भाई ने मुझे बचाया था आप लोग उस भाई की पत्नी के लिए वोट करें। बहरहाल जब उस मौके पर उस समय के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां पहुंचे, फिर एसपी राजीव रंजन वहां पहुंचे, इन दोनों ने मिल करके उस समय मौकाए वारदात पर सारी स्थिति को संभाला था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की दखल के बाद वहां से सपा के कार्यकर्ताओं और विधायकों को बाहर निकाला जा पाया। हालांकि इसका नतीजा ये हुआ कि रात के 11 बजे के समय पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तबादले का आदेश जारी हो गया। बहरहाल उस समय मायावती को किसी तरीके से बचाया जा पाया। देर रात समझाने बुझाने के बाद मायावती को कमरे से बाहर निकाला गया। इस घटना को गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। ये वो घटना थी जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक स्याह दिन दिखाया, एक काला दाग लगा दिया। बहरहाल ये वो दिन था जिसे मायावती कभी भूलना नहीं चाहेंगी। इसके ठीक अगले दिन मायावती ने कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया और फिर मायावती मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती प्रदेश में सबसे मजबूत, बल्कि देश की राजनीति में एक मजबूत दलित महिला चेहरे के तौर पर उभरी। अगले दिन, मुख्यमंत्री बनने के ठीक अगले दिन, मायावती ने रमेश यादव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई और जिसे जांच का जिम्मा सौंपा गया। जांच के बाद मुलायम सिंह यादव सहित 74 लोगों पर मुकदमा हुआ और ये मुकदमा काफ़ी लंबे समय तक जारी रहा। बहरहाल जिस दिन के लिए कहा जाता है कि ये मायावती के इतना ही नहीं बल्कि इस दिन के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है कि मायावती ने उस दिन साड़ी पहन रखी थी। इस घटना का जिक्र भी अजय बोस की किताब में मिलता है। मायावती ने उस दिन साड़ी पहन रखी थी और गेस्ट हाउस कांड के बाद से मायावती ने फिर कभी आज तक साड़ी नहीं पहनी। बहरहाल 2 जून साल 1995 को जो हुआ वो शायद ही कहीं और कभी और हुआ होगा। इस घटना के बाद ये माना जाने लगा कि मायावती कभी भी पूरे जीवन भर इस घटना को नहीं भूल पाएंगी। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। इसे समय का बदलता हुआ चक्र कहें या भविष्य में अपने अस्तित्व को बचाने की चिंता, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी फिर से एक मंच पर आए। समय था 2019 का और मौका था लोकसभा चुनाव। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, नाम दिया गया महागठबंधन। 19 अप्रैल 2019 के दिन मैनपुरी का स्टेज इस एकता की घटना का गवाह बना, जब एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसकी कल्पना उत्तर प्रदेश के लोगों ने कभी नहीं की थी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव पर लगे आरोपों की वापसी के लिए भी मायावती ने शपथ पत्र दे दिया। बहरहाल भूत में जो कुछ भी हुआ हो और भविष्य में जो कुछ भी हो, सपा और बसपा की बात जब भी होगी तो गेस्ट हाउस कांड का जिन बोतल से बाहर जरूर निकलेगा। उत्तर प्रदेश में ऐसे और भी कई सियासी कांड हैं जो हम राजनीति के अपने एपिसोड में आपको सिलसिलेवार बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमें सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हम फेसबुक पर जा करके हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें।
आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।